हेलो एंड वेलकम गाइस टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 15 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि पहले एडवर्टाइजमेंट है सभी यहाँ पर चंद्रयान मिशन के बारे में। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। जितना बेसिक आपको जानना है उतना बताएंगे हम पे। एक अच्छी बात यह है कि एग्रीमेंट हुए हैं कुछ फ्रांस के साथ, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्च ऑफ इंडिया यूपीआई इन फ्रांस। ओके, ये बहुत जरूरी था और ये वाकई बहुत, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है हमारे इंडिया का डिजिटल पेमेंट में। इसके अलावा हम लोग पहले बता चुके हैं कि सिंगापुर एक्सेप्ट करता है, नेपाल करता है, भूटान करता है। ऑलराइट, अब अगर फ्रांस में भी होता है तो ये अच्छी बात है। देन जॉइंटली मिलिट्री प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे, वो भी ठीक है। फ्रांस के फर्म्स डेवलप करेंगे हेलीकॉप्टर इंजन, फिर प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, एमआरओ फैसिलिटीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर हम लोग आउटराइटली अच्छे एडवांस प्लेन और हेलीकॉप्टर्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट हम लोग ये डेवलप कर सकते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस। और क्योंकि इसमें भी हमारी मैन पावर को स्किल्स मिलेंगी, फिर कल को धीरे धीरे लेवल पे सभी सभी कंट्रीज ने इसी तरह प्रोग्रेस की है, धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करके। फिर एक पैक्ट साइन हुआ है एलएनजी सप्लाई पे, और इंडियन स्टूडेंट्स को लेके है कि इतने स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। एक यूपीआई, क्योंकि इससे हम अपने आंसर में कोड कर सकते हैं कॉपरेशन इन डिजिटल पेमेंट। ऑलराइट, ये एक पिलर होता है कंट्रीज के रिलेशनशिप का। दूसरा ये है हमारा डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में कोड करेंगे हम इसको। ऑलराइट, तो आप ये दो पॉइंट याद रखिए मेनली, बाकी सब बोल बच्चन है उनको इग्नोर कीजिए। चंद्रयान का देखिए, ये जो इतनी डिटेल्स दी है ना, एक एक ये सब जानना जरूरी नहीं है, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा लॉन्च व्हीकल है 3 स्टेज का है। फर्स्ट स्टेज सॉलिड है, सेकंड स्टेज लिक्विड है, थर्ड है क्रायोजेनिक। और एक बस इतना ही जानना है। ये जो इतनी रामायण यहाँ पर दी है, ये जानने की जरूरत नहीं है आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं पूछेंगे। देन लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल मिल जाता है। देखिए पीछे हमको मिल गया डिजिटल पेमेंट को लेकर एक एग्जाम्पल, डिफेंस को लेकर ऑलरेडी हमारे पास है P-75, स्कॉर्पियन सबमरीन। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्पेस के लिए, एग्रीमेंट बिटवीन इसरो एंड इट्स फ्रेंच काउंटर पार्ट ऑन द नेक्स्ट जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तृष्णा। रिमेंबर दिस वर्ड तृष्णा। और इसे आप अपने आंसर में कोट करेंगे। इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हैं, कैसे अपना स्टैटिक नॉलेज आपके पास जो है उसी को और सप्लीमेंट करते हैं हम लोग करंट से। लेकिन जब तक आपको एक फ्रेमवर्क क्लियर नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं होगा, तो ये करंट भी आप एडिशन कर नहीं पाएंगे। फिर आप अल्टीमेटली कोचिंग की मैगजीन्स पर रिलाई कर जाते हैं, और वो एक छोटी छोटी सी, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसी पे वो आपको 2 पेज लिख के दे देगा, एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। Anyway, so this will be first phase of maritime surveillance program and protection of our joint satellite from collision risk in the orbit। अब आपको पता होगा कि अर्थ के ऑर्बिट में यहाँ पर इतने सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं कि कई बार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, फिर डेब्रिस क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं स्पेस जंक। इस पर भी वर्क किया जा रहा है कि कैसे ये स्पेस जंक को रिड्यूस किया जा सके, या तो किसी तरीके से कैप्चर करके वापस अर्थ की तरफ लाया जा सके, ताकि ये ऑर्बिट कंजेस्टेड ना हो। तो इस पे भी वर्क करेंगे साथ में। ऑलराइट, बाकी सब बोल बच्चन टाइप की चीजें हैं, उनमें टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ो। कि दिल्ली में बाढ़ को लेकर है, इसमें एक काम की चीज मैं आपको बताऊंगा, और मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि आप फ्लड पर एक नोट अपना तैयार रखिए। रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पहले से आपके पास रहना चाहिए। उसके अलावा आपको सिर्फ इसके कॉजेज पता होना चाहिए, 4-5 पॉइंट, बस 4-5 पॉइंट हो आपके पास कॉजेज को लेकर, और मेजर्स हमें क्या लेने की जरूरत है। बस इतना अगर आपके पास तैयार है तो आप आंसर हैंडल कर लोगे एग्जाम में। बाकी ये जो रोज के बोल बच्चन आते हैं, इनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर ये हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों जज केस डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी पढ़ना हो तो लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लेना। यहाँ पे ये कोई हाई कोर्ट जज हैं जिनको ग्रीन जज भी कहा जाता था, और ये उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि कैसे इवन ग्रीन प्रोजेक्ट्स और सिटी से ग्रीन कवर में भी कोर्ट का रोल रहा है। ओके, यहाँ पे वो सारी हेडिंग्स दी हैं जो आपको एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क तैयार करके देती हैं। जैसे डिफेंस, डिफेंस में कॉपरेशन, राफेल, स्कॉर्पियन सबमरीन। ऑलराइट, स्पेस, स्पेस में हमें एक नया मिल चुका है तृष्णा। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, तो जैतापुर में प्लांट है न्यूक्लियर प्लांट, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और अगर पास से बताना हो तो मैंने आपको तारापुर का एग्जाम्पल दिया था न्यूक्लियर सप्लाई को लेकर। इंडो पैसिफिक रीजन में अगेन चाइना एंगल है यहाँ पर, कि चाइना का जो असर्टिवनेस बढ़ता जा रहा है पैसिफिक में, उसको रोकने के लिए। ऑलराइट, काउंटर टेररिज्म में तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि सभी कंट्रीज टेररिज्म से परेशान है। इवन अभी हमने फ्रांस में देखा भी था कुछ
रिलीजियस लाइन पे राइट्स भी हुए थे। ऑलराइट, फिर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में साथ काम करना है। ये कुछ ऐसे फ्रेमवर्क है जो आप इंटरनेशनल रिलेशन में हर कंट्री के लिए यूज कर सकते हो। सिर्फ आपके पास डिफरेंट एग्जांपल होने चाहिए। अगर यूएस की बात है या रशिया की बात है तो उसमें डिफेंस को लेके, जैसे रशिया के साथ ब्रह्मोस है, ऑलराइट, यूएस के साथ चीता हेलीकॉप्टर्स है, इस तरह की। स्पेस में हमारा नासा के साथ भी काम चल रहा है, जो हमारा मैन मिशन है, उसी के साथ साथ हमारे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग भी ले रहे हैं रशिया में। तो ये फ्रेमवर्क सेम रहेगा, इसे अपने पास रखिए, सिर्फ आपके पास कंटेंट होना चाहिए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये सभी कंट्रीज के साथ है कि हमें कटिंग एज डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, ऑन सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। और सिविल एविएशन में मतलब ज्यादा से ज्यादा रूट्स बनाने चाहिए ताकि जो ट्रैवल टाइम हो वो कम हो सके। प्लास्टिक पॉल्यूशन अगेन सब कंट्री के लिए लागू होता है क्योंकि सभी इस पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए टर्म आता है हमारा रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर। ओके, इस टाइप का 3R बोलते हैं। हेल्थ की बात करें तो इसमें मेडिकल रिसर्च, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉम्बेटिक माइक्रो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, सब कंट्रीज के लिए कॉमन है ये पॉइंट आपके लिए। स्टूडेंट मोबिलिटी, तो ये आपका वही पिलर आ जाता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और एक सभी कंट्रीज के साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काफी है। उसी तरह डिप्लोमेसी में न्यू कॉन्सुलेट खोला है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रिसर्च की बात की जाए तो दोनों मिलकर फंडिंग देंगे एडवांस रिसर्च के लिए, ये यूके के साथ भी लागू होता है, ये यूएसए के साथ भी, इसराइल के साथ भी, रशिया के साथ भी। स्पोर्ट्स में कॉपरेशन कीजिए, वो ठीक है। जैसे अगर आपको ब्राजील कोड करना हो तो ऑब्वियसली अगर फुटबॉल में कॉपरेशन करते हैं दोनों देश उसमें, और किया भी है, अपनी अंडर 19 टीम भेजी थी इंडिया ने ब्राजील में, कि आप वहां पर सीखिए, वहां ट्रेनिंग कीजिए। उसी तरह सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करेंगे, ज्यादा वॉलंटियर्स होंगे, बट सच्चाई मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी एक एनजीओ के रिलेटेड। एनीवे, तो ये यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक उसने पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक पिलर की तरह अपने दिमाग में रखिए, और हर कंट्री के साथ जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी डील होती है, उसको ऐड करते जाइए, आपके नोट्स बनते जाएंगे। किसी कोचिंग के मटेरियल पे रिलाय मत करना, वो सब हौच पौच कर देते हैं आपको, इरेलीवेंट चीजें डाल देते हैं उसमें, और फिर आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करना चाहती है गवर्नमेंट अंडर आईटी अमेंडमेंट रूल्स। तो इसको लेके बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, तो उन्होंने यही पूछा है कि पहले तो ये रूल थे क्या, इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, तो फिर इसने कहा है कोर्ट ने कि देखिए, गवर्नमेंट के पास एक पूरी अथॉरिटी कैसे दे सकते हैं, कैसे, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट वॉज गिवन एब्सोल्यूट पावर टू डिसाइड द फॉल्सिटी ऑफ द कंटेंट। तो अब कोर्ट ये पूछ रहा है कि चलिए आपने फैक्ट चेक यूनिट सेटअप भी कर दी, तो फिर इसको कौन मॉनिटर करेगा कि ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो इस पे जब भी फाइनल जजमेंट निकल के आएगा, जो भी होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पहले मैंने कहा है, या इंटरमीडिएट रूल्स प्रिपेयर कर लेना। ऑलराइट, ये छोड़िए, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आज 5-6 मिनट का, बट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ऑलराइट, एंड मैं कंसिडर कर भी रहा हूँ कि क्योंकि देखिए साल भर में जब या 2 साल करंट पे आप उठाएं तो अराउंड 400 to 450 ऐसे टॉपिक्स होते हैं, एकदम हॉट टॉपिक्स, जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनमें से हर एक को डिटेल में प्रिपेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा भी उसी फॉर्म में कि आप उसको आंसर में यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, जैसे फ्लड की मैंने बात की तो उसमें हम उसके कॉजेज जानेंगे, उसके मेजर्स जानेंगे, ऑलराइट, कुछ रिसेंट एग्जांपल्स जानेंगे कोड करने के लिए। सेम गोज विद हीट वेव्स। ऑलराइट, उसके बाद सेम इज विद रिस्पेक्ट टू ड्रॉट, लैंडस्लाइड। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम साल भर में ऐसे 400-450 टॉपिक्स प्रिपेयर कर पाएं ताकि आपको मेंस के टाइम पे उतना पैनिक ना हो, क्योंकि जीएस पेपर 2 and 3 इज ऑल अबाउट करंट अफेयर। अगर आपका करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक बैकग्राउंड क्लियर है और करंट से आप बहुत अच्छा लिंक कर पाते हैं चीजों को, दी ओनली थिंग इन मेंस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर आप बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हो, टॉपिक को कनेक्ट कर पा रहे हो स्टैटिक करंट को, और अच्छा प्रेजेंटेशन कर पा रहे हो, दैट इज योर राइटिंग स्किल्स, तो आप मेन से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा इतने टॉपिक्स कराने की, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सपोर्ट आई गेट फ्रॉम यू। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो लॉ पैनल ने डेडलाइन एक्सटेंड की है कि यूसीसी पे इसने जो कमेंट्स मांगे थे लोगों से, तो जब भी यूसीसी इनैक्ट होगा तब उस पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये सब फालतू की बातें, इसमें कुछ नहीं जानना है आपको, मत टाइम वेस्ट करना अपना पढ़ने के लिए। सिर्फ आपने अपने स्टैटिक से प्रिपेयर करना है नोट्स ऑन एनएसआईएल, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एंड इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बस ये दो प्रिपेयर कर लेना, बाकी कुछ नहीं जानना है आपको। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं इन लोगों के, अगर आप कर सकते हो कल को कोट करने के लिए, तो ये कमेंट बहुत अच्छा है। दिस इज टेस्टिमनी टू द विजन, फोरसाइट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल आवर प्रीवियस पीएम्स इंक्लूडिंग पंडित नेहरू जी। ये लाइन आप हटा दीजिए, बट आज जो भी सक्सेस हमारा इसरो या किसी भी फील्ड में हम लोग अटेंड कर रहे हैं,
उसका सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज कि हमारे पास विजन था हमारी कंट्री के पास। ये इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस कोई ओवरनाइट नहीं आती है, ये 70 साल की मेहनत होती है। चाहे आज हम न्यूक्लियर फील्ड में जो अचीव कर रहे हो, या स्पेस फील्ड में कर रहे हो, या डिफेंस में कर रहे हो। बोले तेजस को बनने में 30 साल लगे हैं, 30 साल की मेहनत है तेजस को बनाने में। इट्स नॉट समथिंग ओवरनाइट। तो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विजन। एक कंट्री के पास विजन होना बहुत जरूरी है फ्यूचर सक्सेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद दो और जज आए, तो अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ के हो गई है 32, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34, लेकिन अभी थे 30, अब हो गए 32। मतलब अभी भी वो अपनी फुल बेंच पे काम नहीं कर रहा है। उसके बाद चीता, एक और चीता की डेथ हुई है कुनो में, एंड नाउ दिस इज अ सीरियस कंसर्न। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हुआ क्या है कि चीता की जो कॉलर पे एक वो बांधा गया ना, तो उस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्क्रैच देखे गए हैं इनकी कॉलर पर। खैर ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें पता है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था कुनो पार्क में लास्ट ईयर। टोटल ऑफ 20 चीताज वर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका इन September 20 एंड February 23 टू रिवाइव इंडिया चीता पॉपुलेशन। बस इतना ही जानना है, लेकिन वो शायद सर्वाइव कर नहीं पा रहे हैं इसमें। कॉपरेटिव्स को लेके मैंने आपको बताया था उस दिन, और दो कॉपरेटिव्स आपके साथ डिस्कस भी किए थे, यही वाले, एक नाफेड एंड वन मोर वॉज दिस, नाफेड एंड एनसीसीएफ। ये दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे, ऑलराइट। तो और कोऑपरेटिव्स के लिए मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स भी दिए थे, जैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ऑटोनमस फंक्शनिंग, ओके, फाइनेंशियली ऑटोनमस। इस तरह के टर्म्स आप अपने आंसर में जरूर लिखेंगे। यहाँ पे कुछ बिहार सरकार ने क्या किया था कि एक बार कंडीशन लगा दी थी कि आपको बिहार का ही डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप टीचिंग जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो। बट इसको फाइनली फिर रिमूव कर दिया गया, ये कह के कि चलिए बेस ज़्यादा होना चाहिए एस्पिरेंट्स का, ताकि अच्छी क्वालिटी के टीचर्स सिलेक्ट किए जा सकें। ऑलराइट, तो इसी को लेके ये थोड़ा सा तमाशा चल रहा है। बट अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि देखिए ये न्यूज़ हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंटरनल माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त कंट्री में बहुत ज़्यादा इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। अब अगर कोई किसी स्टेट में जाके सेटल हो जाए और फिर जब उसके बच्चे 20 साल के हो और उनसे पूछा जाए कि आप अपना डोमिसाइल दिखाइए तो ही आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए अवेलेबल है, या सपोज कोई फैमिली माइग्रेट होती है 2 साल के बाद ही अगर उसके बच्चे वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए हमें इंडिया में, क्योंकि इंटरनल माइग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो रोकी नहीं जा सकती। क्योंकि एक हर कंट्री में अनइक्वल डेवलपमेंट होता है। कुछ स्टेट्स तेजी से प्रोग्रेस करते हैं, लाइक जो कोस्टल स्टेट्स हैं ट्रेड के लिए, ओके, जैसे गुजरात है, कर्नाटका है, तमिलनाडु। और कुछ होते हैं इंटीरियर स्टेट जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जैसे बिहार है, वहाँ पे कोई ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनल माइग्रेशन रहेगा। तो ये चीज़ें हमारे इंटरनल माइग्रेशन को रिटार्ड करती हैं। उसी तरीके से ये जो हमारी कल्चरल इंटीग्रिटी है या नेशनल इंटीग्रिटी, उसको भी अफेक्ट करती हैं, ऑलराइट, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से फिर नफरत बढ़ती है दिलों में। एनीवे, अब यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छी बात की है कि क्लाइमेट चेंज देखिए एक रियलिटी बन चुका है। बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें हो रही हैं, या तो कभी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का फ्लड आ जाता है, कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल का ड्रॉट आ जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हीट वेव आ जाता है, ओके, और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी भी एंड इंटेंसिटी भी। तो ये आपका एक तरह का इंट्रोडक्शन बनता है, ऑलराइट। इसके बाद ये सजेस्ट कर रहे हैं कि देखिए कुछ मेजर्स लेने जरूरी है, जैसे एक टर्म होता है स्पॉन्सिटी। आज हम लोग देखते हैं कि जो फ्लड आता है उसका थोड़ा रीजन क्या है कि आपने कंक्रीट का जंगल बिछा रखा है पूरे शहर में, रोड्स बना रखे हैं कंक्रीटाइजेशन, सबने अपने घरों के अराउंड जो एरिया होता है उसको पूरा पेवर ब्लॉक लगा रखे हैं, सीमेंट कर रखा है, जस्ट मिट्टी नहीं चाहिए। लेकिन उस वजह से क्या हो रहा है कि वाटर जमीन में परकोलेट होने के बजाय जस्ट बहता जा रहा है, राइट। तो उसी रिलेटेड एक टर्म है स्पॉन्सिटी, यानी कि आप अपनी सिटी में ग्रीन कवर को ज्यादा बढ़ाइए, ठीक है। वेटलैंड्स को अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सिर्फ एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं, वो प्योरीफाई भी करते हैं उसे, ऑलराइट है। और अपने जो फॉरेस्ट हैं जिन्हें हम अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं, इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रीन कवर आपको दोनों चीजों से बचाता है। वो आपको हीट वेव से भी बचाएगा समर्स में, ऑलराइट, एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी बचाएगा, और जब बारिश ज्यादा होगी तो वो आपको फ्लड से भी बचाएगा वाटर को एब्जॉर्ब करके। और जब एब्जॉर्ब करेगा तो आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी वो इम्प्रूव करता है,
तो ड्रॉट टाइप की जब कंडीशंस आएंगी तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो हमें अपनी सिटीज को में स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट यूज करने की जरूरत है। और इसका एग्जांपल आप कोट करेंगे कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पर फ्लड को रोकने में। ऑलराइट, और इसी को आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे सिटीज में पॉल्यूशन होता है ना, तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये बहुत अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इवन उससे भी बेटर, हमारे फॉरेस्ट जो होते हैं ना उनसे भी बेटर। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि इसी से रिलेटेड कि हमारे जो वेटलैंड्स हो, ड्रेनेज हो, ये सब चोक हुए पड़े हैं, तो हमें जरूरत है एक प्री मानसून हमें जरूरत है एक प्री मानसून ऑडिट की, कि जब आपका मानसून सेट होने वाला हो तो आप प्लीज ये सब चेक कीजिए आपके ड्रेनेज वगैरह सब ओपन है, चोक तो नहीं है। दूसरा, आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, राइट, टेलीकम्युनिकेशन, इन सबको दुरुस्त कीजिए। ये नहीं कि बारिश आई, पेड़ गिरा और आपका इलेक्ट्रिसिटी वायर टूट गया और कनेक्शन खत्म हो गया। ओके, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो उस फ्लड कंडीशन में रहना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। या आपके मोबाइल टावर्स पे अफेक्ट आया, नेटवर्क नहीं है, क्योंकि कहीं कॉल नहीं कर सकते आप हेल्प के लिए। तो इस तरह के ये कुछ सजेशंस हैं जो आपको अपने आंसर्स में लिखने चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। उसके बाद मणिपुर वायलेंस को लेके जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन लाया था, जिसको इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप मत कीजिए। तो वो यही कह रहा है कि देखिए जो भी सॉल्यूशन आना है वो इम्फाल और दिल्ली से आना है, ईयू का इसमें बोलना कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। राइट, तो बस इसमें ऐसा कुछ जानने का नहीं है। फिर ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये शायद बीजेपी के स्पोक पर्सन लिखी है, तो हमें बिल्कुल नहीं जानना है। ऑलराइट, ये भी बीजेपी के ही स्पोक पर्सन है, मिस्टर राम माधव, आई थिंक, यस, ही इज विद आरएसएस। तो यहाँ पर सॉरी टू से बट काफी बातें गलत भी मिलेंगी आपको, बड़ा चढ़ा के मिलेंगी, और हमें इस एंगल से जानना भी नहीं है। ऑलराइट, मून इज ए माइलस्टोन। अब देखिए इसमें इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे टेक्निकल डिटेल में जाइए, क्योंकि वो आपसे कभी पूछे नहीं जाएंगी। लेकिन आपको जो जानना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे टॉपिक पे तो फिर आप एग्जाम में दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी रटने से काम नहीं बनेगा यहाँ। देखिए, आज अगर हमारा चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं। पहला, कि इंडिया की रिलायबिलिटी बढ़ती है, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज या प्राइवेट कंपनीज भी अपनी फॉरेन सैटेलाइट्स आजकल इंडिया से लॉन्च करवाते हैं, इसरो से। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट बहुत कम है, एज कम्पेयर टू अदर एजेंसीज हम लोग कॉस्ट बहुत कम लेते हैं। जब हम फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उससे हमारी डिप्लोमेटिकली हमारी जो गुडविल है वो तो बढ़ती है कंट्री के साथ, उसके साथ साथ हमारे पास काफी सारे फॉरेक्स रिजर्व भी आते हैं, यानी कि इनकम। ऑलराइट, तो एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा है कि अगर हम लोग इसमें कामयाब होते हैं तो हमारी मैन पावर जो है उसकी स्किल्स एनहांस होती है, उस पर ट्रस्ट बढ़ता है वर्ल्ड का, और उसके लिए फिर वो रेडी होते हैं आपके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने के लिए। ऑलराइट, चाहे हमने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में पार्टिसिपेट किया हो, या अभी जो कोरिया करने की कोशिश कर रहा है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है वो, जैसे सन में एनर्जी बनती है ना, वैसे ही हम लोग फ्यूजन टेक्नोलॉजी, एक है न्यूक्लियर फिशन जो न्यूक्लियर रिएक्टर अभी प्रेजेंट पे काम कर रहा है, एक है फ्यूजन जो कि बहुत इलेक्ट्रिसिटी देगा, एंड अगर कामयाब होता है तो शायद वर्ल्ड ओवर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, जबकि अभी भी अफ्रीका में ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहती है। ऑलराइट, और अफ्रीका की क्या बात करें, हमारे खुद के इंडिया में कई शहरों में पावर कट का इशू अभी भी देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह की इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए दूसरी कंट्रीज खुद आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हैं, जब वो आपकी मैन पावर पे भरोसा करती हैं। आप इनका ऐसे मिशन की कामयाबी से अपनी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, वी हैव दिस टेक्नोलॉजी, वी कैन वर्क ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विथ यू एज वेल। ओके, और इसी से आपकी कंट्री का ग्लोबल स्टेटस बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह की जब कामयाबियां मिलती हैं तो जो हमारी न्यू जनरेशन भी होती है, जो आज स्कूल में साइंस पढ़ रही है या कॉलेज में साइंस पढ़ रही है, वो इंस्पायर होती है कि हमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में वर्क करना है। ओके, इस इंस्पिरेशन को लेकर चलती है, और जब हमारी एक नई जनरेशन इस तरफ ध्यान देती है तब हम लोग अल्टीमेटली डेवलप करते हैं एक इंटेलेक्चुअल टेक फ्रेंडली एंड इनोवेटिव नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, या नॉलेज सोसाइटी की तरफ। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को देखना चाहिए। ये नहीं कि चंद्रयान मिशन 3 पे आर्टिकल आया तो मैं उसमें घुस के अंदर एक एक टेक्निकल चीजें पढ़ लूं, वो नहीं पूछी जाएंगी। यूपीएससी आपसे जनरलिस्ट चीजें पूछता है कि इससे क्या होगा, इससे देखिए हमारा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बढ़ेगा, इससे हमारी टेक्नोलॉजी
जो डेवलप हो रही है उससे वर्ल्ड हम पे ट्रस्ट कर सकेगा, और ये टेक्नोलॉजी में हम और फर्दर इंप्रूवमेंट करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया था आगे हमारे जो मिशन लाइनअप है, एक गगनयान है जिसमें हम इंसान अब भेजने वाले हैं स्पेस में, राइट। उसके बाद एक हम लोग सन के लिए एक मिशन भेजने वाले हैं, वीनस के लिए एक मिशन भेजने वाले हैं। तो ये सब ट्रस्ट बढ़ता है इससे। ऑलराइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक नॉलेज सोसाइटी की तरफ हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। अगर आज हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, तो नई जनरेशन और इंस्पायर होती है कि यस हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं किसी भी वजह से, जैसे कई बार क्या लॉजिक दिया जाता है कि आपने 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मून मिशन पे, और सॉरी मार्स मिशन पे, मॉम प्रोजेक्ट जो था। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ आपने लगभग 650 करोड़ कर दिए इस चंद्रयान 3 पे। तो लोग कहते हैं कि यार देश में इतनी गरीबी है तो आप ये पैसा पॉवर्टी एलिवेशन और इन सब चीजों में डाइवर्ट कीजिए। लेकिन देखिए पॉवर्टी ऐसा है कि एक सोसाइटी में हमेशा रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उस पर पैसा नहीं दिया जाता या खर्च नहीं किया जाता। बट कहने की बात यह है ऐसे लोगों को कि अगर आज हम इनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपना फ्यूचर हार्म करेंगे। ऑलराइट, आज की कामयाबी फ्यूचर के लिए एक प्लेटफॉर्म लेट डाउन करती है कि आगे की जनरेशन उस पर बढ़ सके। ऑलराइट, क्योंकि जब 1969 में जब ये सब शुरू हुआ था, तब लोग यही कहते थे, अगर आपने फोटो देखी होगी तो हम लोग साइकिल पे लेके जा रहे थे अपना पहला रॉकेट। एंड आज देखिए आप GSLV Mark 3 के साथ काम कर रहे हैं जो कि 4000 टन लॉन्च कर सकता है, वो भी GTO ऑर्बिट में। ये बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, सो आप इस एंगल से चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि जो न्यूज़पेपर में बस रेडीमेड आया वो। ये काम का नहीं है चंद्रयान 3। इसमें देखिए अगर कभी यूपीएससी को बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई तो वो बस आपसे पूछ लेगा डिफरेंस चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा अंदर तक घुस के पढ़िए, बस ये बेसिक्स है, हेडिंग याद कर लीजिए, एक एक पॉइंट डालेंगे, 5-6 पॉइंट रेडी हो जाएंगे, लिख देना। बट फिर भी 0.1% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा यूपीएससी। बट आजकल उसकी मस्ती कुछ अलग ही लेवल की। एनीवे, स्ट्रेंथन लेग्स, बिगर फ्यूल टैंक, सन ऑन ऑल इट्स फेसेस, मोर इंस्ट्रूमेंट, अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर। बस सुपरफिशियली जानिए और कुछ नहीं। ये लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड है जो फ्रांस देता है उन लोगों को जिन्होंने फ्रांस की सोसाइटी में कुछ योगदान दिया हो, ऑलराइट, इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिकली भी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, लेकिन हमारा मीडिया थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मिला है। आई थिंक काफी साल पहले शशि थरूर को भी मिला था, और बहुत बहुत इंडियंस को मिला हुआ है, ऐसा नहीं है ये कि पहली बार दिया हुआ है, बस वो हमारा मीडिया थोड़ा मस्ती में आ जाता है। एनीवे, दिस ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन 1802। ओके, नेपोलियन बोनापार्टे ने 1799 के अराउंड, जो वहां पर मतलब वो एक टर्म यूज होता है, मतलब मैं आई कांट रिकॉल दैट टर्म। मतलब वहां पर क्या है, रेवोल्यूशन बहुत लंबा चल रहा था, 1789 से शुरू हुआ था, 10 साल तक यहाँ पे काफी कुछ हुई। तो उसी में से एक चीज आती है डायरेक्टरी। ओके, 3-4 लोगों की एक टीम थी जो देश गवर्न कर रही थी, डायरेक्टरी को ओवरथ्रो कर दिया था नेपोलियन ने। ऑलराइट, और 1799 में ये खुद किंग बन गया था यहाँ का। करीब करीब 1815 तक इसने रूल किया एंड काफी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, और इसके रिफॉर्म मतलब सच में माना जाता है कि ये एक प्लेटफॉर्म था मॉडर्न फ्रांस का। और काफी चीजें आज तक चल रही है। बैंक ऑफ फ्रांस नेपोलियन ने सेटअप किया जो आज तक चल रहा है, और कई यूनिवर्सिटीज ने सेटअप की जो आज तक चल रही है। उसी तरह से एक ये लीजन ऑफ ऑनर एक अवार्ड सेटअप किया था जो आज तक फ्रांस में दिया जा रहा है। ये जब मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन कराऊंगा ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, तब अच्छे से पढ़ाऊंगा। पर इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है हमें, इसको टाइम वेस्ट मत करना अपना। यहाँ पर आइए, इंडियन प्लेट एंड सॉफ्ट सॉइल। ये बोल रहा है कि ये जो रिवर्स है ना, ये काफी अपना टाइम टू टाइम रिवर अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं। क्योंकि ये यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि आज यहाँ पर रोड बना है ना, ये आज यहाँ पर रोड है, ठीक है, ये पूरा गंगा का फ्लड प्लेन हुआ करता था। बट गंगा थोड़ा सा अपना कोर्स चेंज करती गई और दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन अभी जो फ्लड आया उसने ये वाला रोड पूरा बंद कर दिया है। तो मुझे आपको ये बताना है कि जो, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था वो पता होगा, इंडियन प्लेट जो है अभी भी नॉर्थ की तरफ पुश कर रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। और उस वजह से ही हमारा जो हिमालयास है उसकी हाइट हर साल बढ़ रही है कुछ सेंटीमीटर। ओके, सो दिस प्लेट, Indian plate has been moving northward, and this is the reason the Himalayas are rising, and this is also the one reason for course of Yamuna moving eastward. All right, क्योंकि हमारी प्लेट सबडक्ट हो रही है, हिमालयस ऊपर हो रहे हैं, इसीलिए हमारी जो यमुना भी है वो थोड़ा ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रही है अपना कोर्स। ऑलराइट, एंड दूसरा है कि अपने आप में ये जो एलुवियल प्लेन है पूरा, जो ये गंगा यमुना बड़ी बड़ी नदियां इतनी सारा जो सिल्ट लेके आती हैं, पूरा एलुवियल प्लेन बना रखा है जो यूपी बिहार रीजन में। तो इस एलुवियल प्लेन जो होता है काफी सॉफ्ट होता है, और इसी की वजह से भी रिवर अपना कोर्स चेंज करती है। ऑलराइट, इसी एलुवियल प्लेन को ही हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीटीबी के।
ऑलराइट, ये होता है भाबर, दिस इज तेराई, दिस इज भांगर, एंड दिस इज खादर। राइट, तो एलुवियल प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अगेन देखिए वही चीज आ जाती है, स्कॉर्पियन को लेके डिटेल में नहीं जाना है, जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिफेंस में डिफेंस रिलेशन जो है इंडिया फ्रांस के उसमें कोट करना है। स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट 75, यहाँ पर हमने राफेल पहले एयरफोर्स के लिए लिया था, अब हम लोग लेने वाले हैं नेवी के लिए, नेवल वर्जन लेने वाले हैं, बस इतना ही जानना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इंडिया और यूके काफी टाइम से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह ना सिर्फ यूके बल्कि हम कनाडा के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं, और ओवरऑल यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर रहे हैं, और अलग से सेपरेटली यूके के साथ, क्योंकि यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर इश्यूज हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, रूल्स ऑफ ओरिजिन, एंड सम डिफरेंसेस इन सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या इंडियंस ज़्यादा जाते हैं यूके, तो उनको लगता है कि उनकी जॉब्स पूरी चली जाएगी। फिर यहाँ पर है इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क। देखिए कल एक टर्म था जो मैं कल अपना पेन खराब होने की वजह से बता नहीं पाया था, मैं उसको आज डिस्कस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये पेपर खत्म करता हूँ। ओके, आज का WPI इन्फ्लेशन मैं आपको बता चुका हूँ, कौन पब्लिश करता है, किस कब कब पब्लिश करता है, एंड सो ऑन। ओके, तो उसमें हम नहीं जाएंगे अब। यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो और डिक्रीज हो गए हैं। ओके, तो अब जब आपके एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाते हैं तो आपकी फॉरेक्स इनकम आना कम हो जाती है। और फॉरेक्स इनकम कम हो जाती है यानी कि आपकी मार्केट में डॉलर कम हो गए, और डॉलर कम हो गए यानी कि अब जो रुपी था, तो लोग जैसे 85 दे रहे थे डॉलर परचेज करने के लिए, अब डॉलर और कम हो गए तो लोग और ज्यादा देंगे, सपोज 90 रुपीज देंगे, 90 रुपीज से लोग गिव मी अ डॉलर, तो इससे हमारा रुपी और ज्यादा डेप्रिशिएट होता है। ऑलराइट, और जब ये डेप्रिशिएट होगा तो हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो हमें और कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा ना, अब जो हम क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, और क्योंकि हमारे इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो उस वजह से हमारी इकोनॉमी में अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आता है, सारी चीजें महंगी हो जाती है, चाहे पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के हो, या हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड जो हम करते हैं। ऑलराइट, इसीलिए एक्सपोर्ट जिस जिस कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे उसका जो लोकल करेंसी वो स्ट्रांग होगी, और जब लोकल करेंसी स्ट्रांग होगी तो इम्पोर्ट जो आएगा वो सस्ता आएगा, चीप, तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी कम रहता है। ऑलराइट, इसीलिए चाइना ने फोकस शुरू से किया है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी पे। चाइना को कहते हैं एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, हम लोग हैं कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया। ऑलराइट, लेकिन हम बनना चाहते हैं एक्सपोर्ट लेड, लेकिन अभी तक कुछ ज्यादा अचीव कर नहीं पाए हम उस चीज में। तो आगे बढ़ते हैं। सेंटर ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है कि हम काउंटर बिलिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे चाइनीज स्टील पर, क्योंकि इससे वो चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। अब मैं आपको काउंटर बिलिंग ड्यूटी बता देता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि चाइना अपने यहाँ पर कोई फ़ोन बेच रहा है 100 का, ये $100 मान लीजिए, राइट, लेकिन इंडिया में जब वो फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो अपने लोगों को सब्सिडी दे रहा है कि चलो यार मैं तुम्हें हर फ़ोन पे $20 सब्सिडी दूंगा, तुम इंडिया में बेचो $80। तो अब ये बताइए इसमें उनका फ़ायदा क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि वो इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। अब सपोज कि हमारा लोकल कोई फ़ोन था, वो यहाँ पे $90 का बिक रहा है, तो इन लोगों ने तो अपने फ़ोन की प्राइस और कम कर दी, तो हमारा जो इंडिया का लोकल फ़ोन था, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, फ़ोन का किसी भी प्रोडक्ट पे लागू होता है, तो फिर हमारे इंडियंस ये नहीं खरीदेंगे, तो इससे हमारी जो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो लॉस में जाती हैं, और अल्टीमेटली उनको प्लांट बंद कर देना पड़ता है, और अपने सारे वर्कर्स निकाल देने पड़ते हैं, और उससे क्या बढ़ता है? अनएम्प्लॉयमेंट। और जबकि इंडिया में डिमांड है, कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन फॉरेन से आने वाली चीजों का, तो उनका तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और उनके वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। ऑलराइट, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो $80 में फोन आ रहा है वहां से सब्सिडाइज होके, इस पे गवर्नमेंट लगा देती है $20 की काउंटर बिलिंग ड्यूटी, राइट, ताकि इसका प्राइस वापस हो जाए $100। तो फिर लोगों को अपना जो डोमेस्टिक वाला फोन है या जो भी प्रोडक्ट है वो सस्ता लगने लगता है। ऑलराइट, तो काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगाई जाती है जब फॉरेन मार्केट से उनके एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज किया गया हो, मतलब आप अपने मार्केट, खुद के मार्केट में बना के महंगा बेच रहे हो, फॉरेन मार्केट में लाके सस्ता बेच रहे हो, जस्ट इसलिए कि वहां की डोमेस्टिक कंपनीज को खत्म किया जा सके और फिर उनका मार्केट कैप्चर किया जा सके। ऑलराइट, अगर आप 8-10 साल पीछे जाएंगे तो वीवो, ओप्पो नहीं खरीदते थे लोग, चाइनीज फोन पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन उसने अपनी टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूव किया, उसके बाद उसने वहां से सब्सिडाइज भी किए अपने फोन को, और आज इंडिया के गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, फिर यहाँ पे एक अच्छी न्यूज है कि आईफोन बनाने वाली एक कंपनी थी ताइवान बेस्ड विस्ट्रॉन, ये कॉन्ट्रैक्ट पे बनाती थी एप्पल के लिए,
तो इसने इंडिया में अपना एक प्लांट लगाया था, तो टाटा ग्रुप की बात चल रही है कि वो इस प्लांट को खरीद सकता है, तो शायद अच्छी बात भी है। ये है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सोलोमन आइलैंड की लोकेशन देख लेना और देख लेना कि वहाँ पे चाइना के फुटप्रिंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ की पुलिसिंग में भी इंटरफेयर कर रहा है, वहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे चाइना पाकिस्तान के रिलेशन से लेके बात है, चाइना ने कोई न्यूक्लियर प्लांट बनाया था जो अब चालू हो चुका है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चाइना पाकिस्तान अपने रिलेशन को डिफाइन करते हैं कुछ टर्म्स में, लाइक आवर रिलेशन इज एज हाई एज हिमालयाज। इस तरह के टर्म्स अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं तो देखते ही आंसर्स को नंबर मिलते हैं आपको। एज हाई एज हिमालयाज, एज डीप एज ओशियन, एंड एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। राइट। अब अगर आपके पास कभी किसी आंसर में कंटेंट ना हो ना इंडिया के रिलेशन के साथ, नेबर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये इस तरह की बातें चेप देना उसमें। राइट, कीप योर प्रिपरेशन वेरी सिंपल, अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमें भी ऐसी रिलेशन चाहिए ना सभी कंट्री के साथ। एज हाई एज हिमालयाज, एज डीप एज ओशियन, एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। चलिए, तो ये तो आज का पेपर हो गया। कल एक चीज अधूरी रह गई थी, वो था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ओके, एक सेकेंड। चलिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो कि यहाँ पर 14 पार्टनर कंट्रीज हैं। ऑलराइट, इसकी लोकेशन आप लोग खुद देख लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, उधर से यूएसए तो आएगा ही, क्योंकि ये यूएसए लेड ऑर्गेनाइजेशन ही है। ऑलराइट, फिर इधर एशिया में जरा एक बार गैस कीजिए कि कौन सी पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री है, क्योंकि देखिए पूरा फ्रेमवर्क ही इकोनॉमी पे बेस्ड है। तो आपके पास जापान आ जाएगा, ओके, इकोनॉमिक पावर हाउस। साउथ कोरिया आ जाएगा, ऑलराइट, और फिर इधर से आ जाता है इंडिया, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो चाइना दो पैसिफिक से ही लगा हुआ एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट ही बनाने की कोशिश करा। चाइना लेड एक ऑर्गेनाइजेशन चाइना ने खुद बनाया है, आरसेप, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, मैं भी बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, तो जापान, साउथ कोरिया, इंडिया आ गया। देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्योंकि वो सारा यूरोप से रिलेटेड है ये कंट्रीज। आज जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बचा है, बसा हुआ है, इंडिजिनस पॉपुलेशन तो लगभग ना के बराबर बची है, वो सब यूरोपियन ही आके बसे हैं वहाँ। ऑलराइट, तो ये 5 कंट्रीज हो गई। ओके, इसके बाद हमारा यूएसए हो गया। उसके बाद अब पैसिफिक ओशन को इमेजिन कीजिए एंड सी कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही है पैसिफिक के नाम के साथ। वियतनाम हो गया, फिलीपींस, और एक छोटा सा आइलैंड आता है जिसे 3 कंट्रीज ने शेयर कर रखा आपस में, ब्रुनेई, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ऑलराइट, उसके बाद सबसे बड़ा पावर हाउस क्या है हमारा एशिया में, सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल, दैट इज सिंगापुर। ऑलराइट, ये कंट्रीज हैं। इसके बाद आ जाता है एक थाईलैंड। अब देखिए, इंडिया की बॉर्डर अगर देखेंगे तो हमारी एक आईएमटी कॉरिडोर सुना होगा ना, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो म्यांमार को नहीं रखा है यूएस ने, क्योंकि वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है और डेमोक्रेसी का पूरा सत्यानाश कर रखा है उन्होंने, तो वो पसंद नहीं करते हैं उसको। ओके, तो एक यहाँ से आ जाता है थाईलैंड। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर है। एंड ये एक लास्ट बच गई है जो आपको एग्जाम में शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी, वो है फिजी। छोटी सी है लेकिन इसका पार्ट है। तो ये हो गई आपकी पूरी 14 कंट्रीज, मैंने आपको याद कराने की कोशिश की अपनी तरफ से, आई होप कि हो जाएंगी। ऑलराइट, तो अब ये जो 14 पार्टनर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड 28% ऑफ ट्रेड। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा वेटेज है इन सब में। ऑलराइट, अब जो काम की बात बतानी वो ये कि इसमें इंपॉर्टेंटली है 4 पिलर इस फ्रेमवर्क में। पहला है ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मतलब जैसे चिप कहीं पे डिजाइन हो रही है, बन कहीं रही है, असेंबल कहीं और हो रही है, उसका सर्विस सेंटर कहीं और खोला है, उस तरह की सप्लाई चेन। उसके बाद थर्ड है क्लीन एनर्जी, मतलब ग्रीन एनर्जी। राइट, डीकार्बोनाइजेशन इकोनॉमी का। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थर्ड पिलर है। एंड फोर्थ है टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो अब कहना यह है कि इंडिया ने ये 3 ज्वाइन किए हैं, यस, बट ट्रेड को ज्वाइन करने से अभी मना कर दिया है। इसका रीजन है कि इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं, लाइक अब आप
अगेन कनेक्ट करने की कोशिश की, WTO में इंडिया हमेशा क्यों अपोज कर रहा है सबसे ज्यादा? एग्रीकल्चर की वजह से। वो कह रहा है कि हम अपना एग्रीकल्चर मार्केट पूरी तरह से नहीं खोल सकते फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि आपके यहाँ से आने वाले चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो या आपके यहाँ से आने वाले मिल्क प्रोडक्ट्स हो, दे आर ऑफ हायर क्वालिटी। उनके यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, तो उसमें इंडिया के फार्मर्स कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमारा एग्रीकल्चर और स्पेशली आप एक टर्म जानते होंगे ना, जीएम क्रॉप्स, सीड्स स्पेशली। वहां पे मॉन्सेंटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ये सीड्स प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे फार्मर्स की बस की बात नहीं है खरीदना। ऑलराइट, तो इस तरह की कुछ है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कुछ इश्यूज हैं, तो वो कह रहे हैं देखिए ट्रेड वाला पिलर तो अभी हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, सीधे सिंपल बात। ऑलराइट, तो लेकिन अब फिर इसका लॉस ये भी है कि अगर हम नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप ये देखिए कि 14 मेंबर्स में वर्ल्ड की 40% जीडीपी जा रही है। उसी तरह आरसेप में भी ऑलमोस्ट 50% वर्ल्ड की जीडीपी रिप्रेजेंट है। अगर हम ये भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम यहाँ पर भी ट्रेड पिलर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर हम पीछे नहीं रह जाएंगे क्या? ये लोग आपस में ट्रेड करेंगे, कोई टैरिफ नहीं होगा, सस्ता सामान एक दूसरे के यहाँ भेजेंगी, और इंडिया से जो जाएगा उस पर टैरिफ लगेगा क्योंकि हम उसके पार्ट नहीं है। तो हमारा सामान इतना महंगा जाएगा, तो ये लोग हमारे यहाँ से जाने वाले कपड़े खरीदेंगे या वियतनाम से जाने वाले कपड़े खरीदेंगे? ऑफकोर्स वियतनाम का खरीदेंगे, क्योंकि वो पार्ट है इस ट्रेड ब्लॉक का, कोई टैरिफ नहीं लग रहा उन पे एक्स्ट्रा। हमारे यहाँ से जो कपड़ा बन के जाएगा उस पर यूएसए में टैरिफ लगेगा, क्योंकि हम इसका पार्ट नहीं है, तो हमारा कपड़ा महंगा हो जाएगा, तो कौन खरीदेगा? ऑलराइट, तो हम पूरी तरीके से इससे ज्यादा लंबे समय तक बाहर रह भी नहीं सकते। ये एक्चुअली 50 नहीं, बट अराउंड 30% रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट नहीं बना ना, और यूएसए भी पार्ट नहीं है आरसेप का। ऑलराइट, तो अब मैं एक छोटा सा डिफरेंशिएशन बता देता हूँ आपको इसमें और आरसेप में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें दिस ब्लॉक इज लेड बाय यूएसए, ऑलराइट, दिस ब्लॉक इज लेड बाय चाइना। ये रिप्रेजेंट करता है करीब 40% वर्ल्ड जीडीपी, ये रिप्रेजेंट करता है करीब 30% जीडीपी। अब 30% में आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा चाइना की है। ऑलराइट, फिर इंडिया इसका मेंबर है, यस, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऑलराइट, इसका फोकस किस पर है? आरसेप का फोकस सिर्फ टैरिफ पर है कि सब लोग टैरिफ कम कर लो, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्ट तो चाइना ही है और वही लेड कर रहा है इसको, तो वो तो चाहते हैं कि आप सब लोग टैरिफ कम कर लो, मेरा सामान और सस्ता आएगा और मैं आपके सबके मार्केट को कैप्चर कर लूंगा। जबकि यहाँ पर फोकस है हमारा डिजिटल इकोनॉमी पे, सप्लाई चेन पे, क्लीन एनर्जी पे। ऑलराइट, ट्रेड तो हमने अभी तक ज्वाइन किया भी नहीं है, ओके, और एंटी करप्शन मेजर पे। ओके, तो ये मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताया अभी प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो भी इंडिया की कंसर्न्स हैं, इसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं और हम लोग किस तरीके से इसको और बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको जो मेंस के लिए वीडियो बनाऊंगा ना उसमें डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट। और आप लोग सीरियस कंसिडर कीजिए, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम पिछले 2 साल के करंट प्लस अब जो 1 साल होगा उसके हम करीब 400 से 450 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर कर सकें, और बहुत कंसाइज एंड प्रिसाइज फॉर्म में यूज करेंगे विदाउट एनी नॉनसेंस अप्रोच। ऑलराइट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ओके, मैं वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए इधर उधर की नॉनसेंस बातें नहीं ऐड करूंगा उसमें, जो कि मेजोरिटी यूट्यूब पे होता है। आप लोग का टाइम प्रीशियस है, पढ़िए अच्छे से और सीखते रहिए, एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर कर कीजिए टॉपिक पे, वही काम आएगी अल्टीमेटली आपको, और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।